अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद यह फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी तरफ इंतखाबी निशान के हवाले से दरखास्त जमा कराने का वक्त भी 9 बजे तक बढ़ा दिया। आज सारा दिन दलाइल होते रहे, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बैठी रही कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। यह सूरत हाल कुछ ड्रामाई भी रुख इख्तियार कर गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका प्लान बी सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के निशान के लिए, जो कि बल्लेबाज का निशान है, उसके लिए दरखास्तें जमा कराई गई। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो चेयरमैन है अख्तर डार, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों आरोज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकट जमा करा रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का जो छापा पड़ा उसके बाद बनी और उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने आईजी इस्लामाबाद को अदालत में भी बुलाया और उन्हें फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करने का कहा। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का दूसरा रोज था। 3 रुकनी बेंच ने जो है यह समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल दिए और कहा कि अदालत की मुआवनत करूंगा, लेकिन आज इंतखाबी निशान की जो है वो जो इजरा है उसका आखिरी रोज है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस बात का इदराक है, अदालत पर एक बोझ फैसला लिखने का भी है जो वकील पर नहीं है। वकील तो बस दलाइल देकर निकल जाते हैं, हमें फैसला लिखने के लिए भी वक्त दरकार होता है। अली जफर ने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाजत नहीं देते। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इंतखाबी निशान से महरूम करना आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया और बल्ले का निशान छीन कर बज़ाहिर बदनीयती जाहिर की। उन्होंने अपने दलाइल में मजीद भी कहा कि पीटीआई के किसी दूसरे मेंबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो इस सिविल कोर्ट का मामला बनता था। इलेक्शन कमीशन के पास असखुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को असखुद तौर पर शिकायत कुनिंदा और फैसला करने का इख्तियार नहीं है। जो हामिद खान है वकील, उन्होंने भी दलाइल दिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जमहूरियत मुल्क के साथ साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। बुनियादी सवाल जमहूरियत का है, पार्टी आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का नहीं। कम अज कम इतना तो नजर आए कि इंतखाबात हुए हैं। अकबर एस बाबर भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जो है वो शिकायत कुनिंदा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अकबर एस बाबर ने इस्तीफा दिया तो क्या दूसरी पार्टी में गए, वो भी दिखा दे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट को हम भी चैलेंज नहीं करे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पीटीआई ने अपना जारी करदा शेड्यूल फॉलो किया। क्या इंतखाबात शफाफ थे? कुछ वाज़ेह था कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है या कौन नहीं? ये तमाम के तमाम जो है वो सवालात आज की इस बहस में शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अराकीन को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित भी करें। एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई के इल्जामात से मुतालिक मामले पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया में आकर इल्जामात लगा देने से आईनी इदारे कमजोर होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप इल्जामात ना लगाएं अगर वो सच्चे हैं। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि असल मसला ही दायरा इख्तियार का बना हुआ है। ये तमाम के तमाम दलाइल जो है वो आज समाअत के अंदर दिए गए और अब क्योंकि फैसला महफूज है, अब से कुछ ही देर में यह फैसला सुनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है आज की इस खुसूसी नशिस्त के लिए, इस ट्रांसमिशन के लिए। आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल हुसैन ब्यूरो चीफ कराची, मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर, और साथ साथ हम मजीद मेहमानों को भी आज की इस बहस में शामिल करेंगे। अयाज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें लाहौर से जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज अयाज खान से जो है वो करना चाहता हूं। अयाज साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आज ये जो एक और एपिसोड हमने देखी अदालत में, जो कुछ हुआ उस पर हम अभी करते हैं बात, लेकिन ये जो पीटीआई नजरियाती का मामला सामने आया और पीटीआई की तरफ से एक प्लान बी हमने देखा,
क्या इससे ये अखज किया जाए कि उनकी तैयारी भरपूर थी कि अगर उनको इंतखाबी निशान ना मिलता, या फिर वो वीकर ग्राउंड पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं पीटीआई को मालूम है कि शायद आज की जो समात है उसका फैसला उनके हक में ना आए? अब एक तो रहमान, ये 2 दिन की जो चल रही है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हेयरिंग जारी है, और बाकी जो मामलात हुए हैं, जैसे बैरिस्टर अली गौहर के घर में आज इस्लामाबाद पुलिस, मासूम पुलिस घुस गई, उन्हें पता ही नहीं था ये किसका घर है, तोड़ फोड़ भी कर दी, वो सारा वीडियोस भी उन्होंने दिखा दी। और ऐन उस वक्त जब वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी, उस दौरान ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया को दिखा दिया आपने। तो मैं तो ये तो फैसला बाद में आएगा ना, बल्ले का क्या फ़ैसला आता है। मैं तो एक नतीजे पहुँचा और मेरा फ़ैसला ये है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें, ये मसला ही हल करें। मतलब ना जमात होगी, अच्छा, ना ये रफड़ होगा, मतलब बिला वजह आप हलकान हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, पूरी कौम बेचारी वो एक ही चीज़ देख रही है। ये जो नज़रियाती वाले साहब हैं, जो ये बल्लेबाज साहब अभी आए थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जब टिकट्स का फैसला हुआ उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन कमीशन से भी आ गया कि नहीं जी ऐसी की तैसी कोई जमा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक चैनल से गुफ्तगू भी हो गई उनकी, उनके कुछ वो बयान भी चल गया, और फिर वो पता चला कि जो एलिजली जो पीटीआई ने एलिज किया कि जी उनको उठा लिया गया है, और फिर खबरें आना शुरू हुई कि जी वो लाहौर प्रेस क्लब में तैयारियां मुकम्मल हैं, वो पहुंचने वाले हैं। फिर वो पहुंच गए और उन्होंने बता भी दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन वो जमा कराता जा रहा है, हमने तो किसी को वो टिकट। लेवल प्लेइंग फील्ड अलबत्ता पीटीआई के जो बानी और साबिक अरकान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के वो जो 3 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा था, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या है, नहीं मिलती ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। मतलब मेरी समझ से बाहर है ये समाअत हो ही क्यों रही है। पहले तो मेरा ख्याल था कि चलें, वो मैंने तो एक दफ़ा ये भी अर्ज़ की थी कि जिनके कागजात मंजूर हो गए हैं बड़े कैंडिडेट्स के, मैं ये नहीं कह रहा सबके कर लें, उनको आप इलेक्टेड करार दे देते तो ये मसला हल हो जाता, वो भी आपने नहीं किया। अब यहाँ तक मामला, तो फिर इसका एक ही हल बचता है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें और आराम से इलेक्शन करा लें, ये मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, ये बल्लेबाज कहाँ से आ गया? देखें, बल्लेबाज तो इन रंगबाजियों से आया जो पीटीआई कह रही थी प्लान बी है, तो वो प्लान बी कहाँ गया? 2 घंटे की मार था सारा। वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था ना कि सबसे लेवल प्लेइंग फील्ड मानते हो और अपने लोगों को नहीं देते, और जस्टिस मुसर्रत अली ने बड़े अच्छे अंदाज में, ठंडे अंदाज में एक फिक्रा कह के सारी काम ही खत्म कर दिया कि सबसे रसीदें मांगते हो, अपनी रसीदें भी दो। तो बात तो ये है ना कि बस इनको ये था कि हमने जो कहना है वही होना है, और चूंकि हो रहा था लिहाजा इन्होंने ये तय कर लिया कि मेरा काम है 35 पंक्चर है, मेरा काम है मैं इल्जाम लगाऊं, और साबित करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है साजिश हुई है अमेरिका से और अमेरिका से ही पांव पड़ जाऊं, अमेरिका में ही लॉबिंग करूं अपने लिए और बार बार कहूं, और बिल आखिर वो जो इलियास साहब के और अयाज साहब के प्यारे हैं मोहसिन नकवी, उन पे इल्जाम लगा दूं कि बस स्पीड मेरी इतनी है कि मैं अमेरिका से चला था और मोहसिन नकवी पे आके गिरा था। मतलब चूंकि कोई बेस तो है नहीं। आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई जेल में, वो कह रहे थे मैं तो 18 महीने से मुंतजिर हूं, मुझसे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो वो गेट नंबर 4 के मुंतजिर हैं जिसपे सारे भाग रहे थे कि ये तो एब्सोल्युटली नाट वाले हैं, लेकिन इनकी तो कोई है ही नहीं कहानी। बस कहानी इतनी है कि मैंने उधर ही बात करनी है, किसी और से बात ही नहीं करनी। तो भाई फिर कर लें बात आप। मतलब सारी दुनिया को जमहूरियत के पीछे लगाया हुआ है, खुद आप गेट नंबर 4 के पीछे हैं। तो नहीं होता ना इस तरह। तो चीजें वक्त के साथ साथ कलई खुल जाती है कि आपका एक्चुअल ग्राउंड क्या है। आप आए थे एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, यानी जिसको आज आर्मी खुद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि आप आर्मी के हैं ना, पाक फौज है ना एस्टेब्लिशमेंट। ये इधर उधर की कहानियां क्यों करते हैं? जिस तरह हम आपके पास रोजाना अपने प्रोग्राम में भी यही बात करते हैं कि भाई आपकी लड़ाई है 9 मई की फौज के साथ, आपने किया था फौज पे हमला, आपको जवाब भी उन्हीं को देना है। अब ये जो आप ग्राउंड में ढूंढते हैं ना नजरियाती और आईनी कहानी, ये तो हो गई ना, ये जो आज की गुफ्तगू है इसके ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत में 50-50 चांस मौजूद है, और वो 2 तरह से है। फैसला तो अभी जज साहिबान आके देंगे। मैंने जो समाअत ये परसों से चुके चल रही है ना, जुमे वाले दिन से, और आज तीसरा दिन है, तो लग ये रहा है कि 2 चीजें आ रही हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको देखते हुए इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो शायद वो उड़ा ही दें कि ले जी ये तो है गलत। लेकिन अगर कोई फेवर मिली जो इनके पास है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो वो आर्टिकल 17 के तहत देंगे, जो बुनियादी तौर पे
पार्टी बनाने का राइट देता है, हर बंदे को एसोसिएशन बनाने का राइट देता है। और ये मैं 10 दफा बता चुका, क्योंकि पीटीआई ने इस फैसिलिटी का जो सहूलतकारी साकिब निसार साहब ने इनके साथ की थी, यानी 11 रुकनी बेंच था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दिया था कि लेकिन आप नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं पूरा पॉइंट पूरा कर लूं। तो साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच बना के नवाज शरीफ की पार्टी की सदारत भी ली और फिर उनसे इंतखाबी निशान शेयर भी ले लिया था। अगर कोई चीज अड़ी तो चूंकि वो फैसला भी 3 रुकनी बेंच का है और इन फील्ड है, तो वो इनको उड़ा भी सकते हैं कि भाई ये तो आपने फैसिलिटी ली हुई है, आपने फायदा लिया हुआ। मगर मैं जो आर्टिकल 17 की आमिर साहब आप बात कर रहे हैं, क्या उस पर भले के निशान वाला मसला इनका हल तो नहीं होगा? नहीं हो सकता है, मतलब मेरी एक राय है कि वो कहें कि पार्टी का इलेक्शन आपका गलत है और आप लोगों ने बेईमानी की है। नजर आ रही है कि आप कहां पेशावर जाके छुपे हैं। आप बातें करते थे कि हम तो बटन दबा के डिजिटल हमारी कंपनी है सारी और हम इतने इतने वोटर ले आएंगे। वो भाई ये 4 लोग थे, उठा के फेंक देते इनको, इनके मुकाबले में वोटर आ जाते। लेकिन चूंकि जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को भी निकाला इन्होंने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तस्नीम नूरानी को भी निकाला। इन्होंने माना किसको है? जिसने बात की है। ये नजरियाती वाला है कौन पता है ना? ये कह रहा था किन लोगों को खान साहब आपने इकट्ठा कर लिया, तब उसने 12 में जाके अपनी नई पार्टी बनाई थी। आज उसी के कदमों में घुस गए जो कह रहा था। आप उसके इंटरव्यू सुनिए ना। इंटरेस्टिंगली ये जो नजरियाती वाले अख्तर डार हैं, राइट, अख्तर डार हैं, ये कोई नई पार्टी नहीं आई, ये 9 साल इसको रजिस्टर हुए हो गए हैं और ये 2016 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुई थी और फिर इन्होंने जब 2022 में दरखास्त दी थी बल्लेबाज की, तो पीटीआई ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में कि भाई इनको बल्लेबाज का निशान ना दिया जाए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है वोटर के लिए। लेकिन फैसल, इस पर अब फैसला तो अदालत ने देना है। एक मिनट, उस फैसले के हवाले से स्पेकुलेशन। रहमान एक मिनट, आपने अभी जो बात की ना कि 22 में, अभी मैं उनकी इकबाल साहब की या क्या नजरियाती साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि मैंने 2018 में जो टिकट दिए थे उसमें बल्लेबाज का निशान मौजूद था। मैंने अभी अभी सुना है उनसे, उन्होंने कहा मेरा तो बल्ले भाई ये निशान भी मौजूद था। राइट, ठीक है। अच्छा फैसल, मगर अब जो स्पेकुलेशन फैसले पर तो नहीं हो सकती, लेकिन जो आज हुआ उसके हम जो असरात हैं उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, पहले पिक एंड चूज होती थी आर्गुमेंट्स के हवाले से, लेकिन अब ये जो सारे जो लीगल पॉइंट्स हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अदालत के अंदर, आज सारा दिन हम टीवी स्क्रीन पर देखते रहे। आपके ख्याल में सियासी तौर पर क्या तरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा? क्या वो अपने जो दुखड़े हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा उसको वैलिडेट कर सकेंगे, या फिर ये कि ये मामला आपको लगता है कि दूसरी तरफ चला जाएगा, जहां पर जो बातें आमिर साहब ने भी की कि अदालत के अंदर वो सवालात हुए और कहा जाएगा कि इन सवालात के जवाब ही पीटीआई के पास नहीं थे? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि जो लीगल मामलात हैं उस पर तो फैसला आ ही जाएगा और कानून के मुताबिक ही आता है। इस मुल्क में सारे फैसले आज तक कानून के मुताबिक ही होते हुए आए, ये भी कानून के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल का अगर हम एक सियासी तज्जिया करें तो 2 दिन से तो पीटीआई की लाइव कवरेज हो रही है। पीटीआई की जो है वो लाइव, हम कहना है, कैंपेन चल रही है इलेक्शन की। सुबह से लेके शाम तक टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो लफ्ज पीटीआई के अलावा होता क्या है? पीटीआई उस वक्त हो रहा है। ये तो जो पीटीआई की जो पार्टी है, तंजीम है, शायद वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी इतनी पब्लिसिटी हासिल नहीं कर सकती थी। जो वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। जो कुछ हो रहा है तो पीटीआई की ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे दिमाग काम कर रहे हैं जो पसे पर्दा पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं और पीटीआई को जो है वो मजलूम भी बना रहे हैं, पीटीआई की जो है पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, पीटीआई की जो है मुहिम भी चला रहे हैं। अगर आप इसका तज्जिया करें कि इस वक्त आम घर के अंदर भी लोग टीवी में अब ना इश्तिहार आ रहे, ना क्या कहते कोई हेडलाइन चल रही है, ना कोई खबरें आ रही है। पूरे दिन में सिवाय बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई। ना इसके अलावा क्या है आप मुझे बताएं, लफ्ज पीटीआई के अलावा? बिल्कुल ऐसे पे कौन सा लफ्ज उतारा जा रहा है? पीटीआई 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 पीटीआई। तो जिन लोगों ने भी ये गेम बनाया है ना, दानिस्तगी में, नादानिस्तगी में, शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे वो गलती कर गए। अभी अगर इनके खिलाफ आपने काम करना है, सबसे पहले तो नहीं ये लाइव ट्रांसमिशन रुकवा देनी चाहिए थी इनको। आप इमरान खान को या उनकी पार्टी को जो है वो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा मजलूम बनाया जा रहा है। लोग अब आम औरत ना, जिसका एक सियासी मामूली नौयत का भी एक सियासी फहम नहीं होता, सियासी शऊर नहीं होता,
वो भी पूछ रही है उसको बल्ला क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है आखिर, क्या इसके पीछे सब क्यों लग गए, क्या वजह क्या है? अजीब वो गरीब जो है वो सूरत हाल हो गई है। ये किसी ब्रांड मैनेजर्स जो होते हैं ना, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो बनाते हैं, जो आप ये कह रहे हैं भी मार्केटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, वो भी कभी इनको मशवरा नहीं देते, यार ये काम मत करना भाई, ये तो बड़ा ही डिजास्टर हो जाएगा। हो गया डिजास्टर, हो गया है। अच्छा, अब बल्ला दे या नहीं दे, लेकिन आप जो है ना उसको जबरदस्ती का जो है ना वो नहीं सही है आमिर भाई। मैं जरा ब्रेक पर जाने, लेकिन उससे पहले मैं इलियास साहब से मैं इलियास साहब का भी उनका भी टेक ले लूं। इलियास साहब, ये अब एक दो मुआहदे आ गए हैं, वो अब दो मुआहदे तो नहीं, एक ही मुआहदा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था। वो मुआहदा करने वाले जो है वो उसके बाद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मैंने मुआहदा ही नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। और एक सोशल मीडिया पर मुआहदे की कॉपी है वो गर्दिश करी है, और उसके हवाले से पीटीआई के जो रहनुमा है उनका दावा है कि ये मुआहदा हुआ है 30 दिसंबर को गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर किसकी बात मानी जाए? देखिए, मुआहदा हुआ नहीं हुआ ये उस वक्त जब मुआहदा किया गया उस वक्त तो नहीं कोई दिखाया गया, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये तो दिखा रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं जी मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो इसमें देखें सोशल मीडिया पे तो रोज़ाना कितनी खबरें चलती हैं, उसमें तो देखें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। उसमें यही होता है कि हर चीज़ के बारे में, हर पहलू के बारे में उधर डिस्कस कर, उधर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि कंट्रोल किया जा सके। तो जाहिर अगर किया था, अगर उन्होंने प्लान, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई इसको आखिरी दिन तक रखना चाहती थी, तो मतलब वो इसको प्लान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जाहिर है अभी तो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो पहले से चल रहा हूँ। तो अब ये पहले अगर मुआहदा किया होता तो उनको प्लान बी को उसको फिर निकालना चाहिए था आज, अब बताना चाहिए था कि जी इनके साथ मुआहदा हुआ है और हमारे लिए तैयारी है बिल्कुल इस तरह। तो अब इस तरह तो नहीं बिल्कुल, अब इनके लिए तो एक उन्होंने फिर मार दे दी। आपके ख्याल में कोई चले, ये तो प्लान बी था, इलियास साहब के ख्याल में कोई प्लान सी भी है? जाहिर है इन्होंने कोई प्लान बनाए हुए हैं। कल दो लिस्टें निकाली, एक बल्ले के साथ निकाली और एक बल्ले के बगैर थी। इनके प्लान अब पीटीआई हकीकी ढूंढ ले, अब कोई ना कोई इनकी निकल आएगी, कोई और पार्टी। तीसरा प्लान तो यही है, उसके बाद सारी सियासी जमातों की रेवान भाई इस पर जो सूरत हाल है ना, जो सूरत हाल है, जो प्लान बी हो सी हो, वो पीटीआई नहीं बनाती, उसके मुखालफिन बना रहे हैं। तो ये मुखालफिन ज्यादा बेहतर बता देंगे इस वक्त प्लान खुद ब खुद बना दिया उनका। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो नून में से शीन निकालना था, लेकिन पीटीआई में से नून निकल आई। नहीं, अभी प्लान सी के मुताबिक नहीं, तो पीटीआई के पास कोई, अब तो हर बंदे को पता चल गया कि जी उनके बंदे को बल्ला नहीं दे रहे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसला महफूज है, क्या तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा? अयाज खान साहब, ये जो आज हमने एपिसोड देखी, बल्लेबाज का निशान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुआहदा शेयर हो गया, अब ये पाकिस्तानी सियासत इतनी दिलचस्प क्यों है आपके ख्याल में? दिलचस्प तो है, लेकिन इतनी दिलचस्प कभी भी नहीं थी। मतलब ये आजकल आपको पता है ना, आजकल तो फिल्में भी वो हिट होती है नहीं जिसमें बहुत ज्यादा वो मार धाड़ होती है, एक्शन होता है। 9:30 फैसला सुनाया जाएगा। अब बस देख लें, 9 बजे तक टाइम है, वो सिंबल्स का 9:30 फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए सिंबल 2 घंटे और मिल जाएंगे आपको, परेशान क्यों होते हैं? वो भी मसला 2 घंटे बढ़ा रहे हैं। वो मैनू नहीं चाहिए राणा साहब, मैं केड़ा इलेक्शन लड़ना है। मैं असि थोड़ी केड़ी गल कर रहे हैं। टाइम तो 5 बजे तक था, वो 5 से 7 हो गया, और अभी राणा साहब आप कह रहे हैं 9:30 बजे फैसला? 9:30 जी, अभी वो कोर्ट में बताया गया है कि 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। अच्छा, अब वो यार साहब जरा क्या फैसला मुतवक्का है? ये आपको बताया तो है, सुन नहीं रहे थे। कहाँ गए हुए थे? वो आपको बताया है जो साकिब निसार साहब ने पीएमएलएन गवर्नमेंट के दौर में फैसला दिया था, उसकी रोशनी में कुछ हो सकता है। यार आप गौर से सुनते क्यों नहीं है फैसल? क्या हो गया आपको? अच्छा ठीक है, चले सर, ये सियासत पे बात है ना, मतलब ठीक है, दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन इतनी दिलचस्प आपके ख्याल में कहीं और सियासत नहीं होती? नहीं, इतनी दिलचस्प पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुई। ये मतलब ये हमने कहाँ देखा कि एक टिकट का वो एक निशान का मसला बना हुआ एंड तक, वो निशान उनको लग रहा था नहीं मिलेगा, उन्होंने एक और मुआहदा करके बैठे हुए थे जो आज अभी शेयर भी कर दिया उन्होंने
अभी एक चैनल पे भी शेयर किया राउफ हसन ने, इनके जो तर्जुमान है पीटीआई के। अच्छा, वो भी उन्होंने तमाम करके रखा हुआ था, उनको लग रहा था कि हमारे साथ ही होना है, चले वो भी उन्होंने प्लान कर लिया था। अब आप पूछ रहे थे प्लान सी क्या है पीटीआई का। प्लान सी मुझे तो यही लगता है कि वो सारी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से बायकॉट कर दे पीटीआई इलेक्शंस का, लेकिन वो बायकॉट नहीं हो रहा। वो अभी तक डटे हुए हैं, ढीठ बहुत हैं, ये मैंने हिसाब लगाया, इतने ढीठ भी मैंने कम लोग देखे हैं पाकिस्तान में। तो वो चूंकि अब और भी अभी और मनाजिर हम देख रहे हैं आज। लेकिन साहब, अगर इंतखाबी निशान नहीं रहता तो फिर बाइकआउट और नो बाइकआउट इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो इनके उम्मीदवार आजाद हो गए ना। देखिए, फर्क बंदे के पास डिफरेंट निशान आ गया। अगर ये लग रहा हो कि फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर तो इश्यू कोई नहीं है ना यार, फिर तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर आप देख रहे हैं कि वो इनके कैंडिडेट्स को टिकट जमा करवाने से रोका जा रहा है, फिर वो कहीं वो टिकट जमा करवाने आते हैं, कहीं और चले जाते हैं। शेख साहब चिल्ला काट के आए थे, उनको टिकट नहीं मिला, पीटीआई का बड़ी ज्यादती है। अब और लोग मेरे ख्याल कुछ चिल्ले के लिए जा रहे होंगे, कुछ वापस ले, कुछ कागजात वापस ले रहे हैं। आज गिला भी किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ठीक गिला किया है, आज गिला भी किया। लेकिन आमिर साहब, राइट, आमिर साहब, इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन की और पीटीआई की तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएंगी? मतलब आज जो भी फैसला होगा फिर उसके साथ ही जो है वो रहना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हक में आता है चाहे पीटीआई के हक में आता है? देखें, इस पर बताता हूं आपको। आज शेख रशीद का वो अडयाला जेल के नेक्स्ट स्टॉप अडयाला जेल के मेहमान से पूछा गया था, उन्होंने कहा जी चाहे वो शेख साहब हो या कोई हो, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमने उसे टिकट नहीं देना। लेकिन ये भी वो लीडरों के बयान की तरह बयान है, आपको मिल जाएगा। उस्मान डार साहब की वालदा को टिकट दे दिया उन्होंने, कहानियां जो मर्जी करते रहे। ये बस वो शेख बेचारा हमारा रह गया, पिंडी वाला ना, अकेला ही। उसने जितनी ज्यादा मार इनके साथ खाई थी, मैं तो अफसोस ही कर सकता हूं, उसको इन्होंने बीच में छोड़ दिया। और दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन या पीटीआई ऑप्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के बाद? नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शन था जब कहा था आयात ना अली? तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। फिर अब आप भी 5-7 साल इंतजार कीजिए, फिर जद्दोजहद कीजिए। लेकिन चूंकि आप लड़ते हैं फौज से, बराह रास्त जाके करते हैं उनके घर पे हमला, तो फर्क दोनों तरफ को मलूदे खातिर रहना चाहिए। कुछ लोग बात करते हैं, ज्यादती की बात करते हैं कि आपने ज्यादती की है, बस इस हद तक रह जाते हैं। और आप में नखरा और गुस्सा इतना है कि लाड प्यार इतना था कि आप फौज के अंदर घुस गए, आपने शोहदा की यादों को तोड़ा, आप जीएचक्यू पे गए, आप लाहौर कोर कमांडर हाउस पे गए। तकलीफ होती है इस बात का जिक्र करने से। क्यों गए भाई, क्यों अंगेख्त किया? क्या नारे जो लोग अंदर हैं जिनमें से अक्सर, उन्होंने नहीं लगाए थे आओ कोर कमांडर हाउस चलें, हम लगा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं? मियां वाली एयरबेस का क्या कसूर था उसकी दीवारों का, जहां पे जाके धक्के मारते रहे, सैकड़ों लोग इकट्ठे किए, क्यों किए? मकसद ये था कि हम बहुत बहादुर हैं। भाई हमारी तो बहादुरी नहीं है, हम तो फौज से नहीं लड़ रहे ना, तो जो लड़ रहे थे वो भुगत रहे हैं और भुगतना चाहिए। ठीक है। वो एक आया मैसेज, आज से मजीद गिरफ्तारियों का सीजन 3 शुरू है। अब वो देखें, वो मतलब उधर फिल्मों के सीजन 3 आ रहे हैं, इधर गिरफ्तारी सीजन 3 आ रहा है। अब देखें अल्लाह जाने कौन बचता है। रान साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं रान साहब ब्रेक के बाद आता हूं, जरा इस पर जरा मजीद बात करते हैं कि ऑन ग्राउंड ये फैसला तो भी आना है 9:30 बजे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? जो उम्मीदवार हैं, जो सियासत चल रही है, उसका क्या हाल है? इलियास से और फैसल साहब से जरा पूछते हैं। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोहम्मद इलियास, आपके ख्याल में ये जो आज समाअतें हुई हैं, 2-3 दिन लगाए हैं अदालत ने जिसमें इस बात पर बहस हो रही है, लाइव ये समाअत दिखाई जा रही है, ऑन ग्राउंड जो उम्मीदवार हैं उन पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि खास तौर पर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको पहले पार्टी की तरफ से हिदायत मिली कि वो दूसरा टिकट जो है वो जमा करवाएं, तैयार रखें, और फिर उसके बाद जो है वो अख्तर डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। तो ऑन ग्राउंड क्या आपके ख्याल में इसके क्या असर पड़ा होगा या पड़ा है उम्मीदवारों पे? इलियास साहब आपसे पूछा, आवाज नहीं आ रही जी। इलियास साहब को आवाज नहीं आई आपकी। जी इलियास, मोहम्मद इलियास मुझे सुन रहे हैं? नहीं, मतलब आपकी आवाज इन तक नहीं जा रही। फैसल से मतलब पहले कर लें। ठीक है, मैं फैसल, आप इस पर क्या कहेंगे? ग्राउंड आपके ख्याल में जो उम्मीदवार हैं उन पर क्या असर पड़ा है? अभी अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सबको इंतजार है कि जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें, उनको बल्ला मिल जाए। अगर उनको बल्ला मिल जाता है तो उनकी इंतखाबी कैंपेन जो है वो बहुत जो है वो मजबूत हो जाएगी। अगर उनको बल्ला नहीं मिलता तो उसके असरात जो है
बहरहाल उनकी इंतखाबी मुहिम पे पड़ेंगे। लेकिन जो आमिर साहब कह रहे हैं ना कि सीजन चल रहा है फिल्मों का, आप यकीन करें ये पूरा मुल्क की इस वक्त ऐसा लगता है कि वो फिल्मों का जो है ना वो सीजन बन गया। मैं आमिर साहब की इस बात से जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है ना 100% मुतमईन हूँ। लेकिन अच्छा, सिर्फ ये नहीं चल रहा, पूरा मुल्क इस वक्त देखे ना एक फिल्म बना हुआ है, हर रोज एक नया सीजन जो है ना इसका आ जाता है, और वो नया सीजन जो आता है पहले वाले सीजन से ज्यादा जो है वो दिलचस्प होता है। कौम बिल्कुल मजाक हो गया है, मुल्क एक तफरी बन गया है मुल्क। तो इस मुल्क में जो है वो आम आदमी की जो है बात ही नहीं करता। इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे बताया कि किसी दुनिया में इलेक्शन से कबल इस तरह का कोई माहौल होता है? ऐसे हालात में अब जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? हम मान लेते हैं आमिर साहब जैसे कह रहे हैं ना कि 8 फरवरी को मालूम चल जाएगा, बल्ले तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाएगा 8 फरवरी को, लेकिन जो हुकूमत आएगी क्या वो इन हालात में काम कर सकेगी? जो हुकूमत आएगी इन हालात में अपनी कारकर्दगी दिखा सकेगी? इस वक्त पाकिस्तान को जिस बहरान से निकालने की जरूरत है, वो नई हुकूमत क्या उस बहरान से निकालने की मुल्क को इन हालात में, जब लोग इस सतह की जहनी इंतशार का शिकार हो चुके हो, इस सतह की एसाबी दबाव का जो है वो शिकार हो चुके हो, आप एक इतना इम्पोज फैसला अगर आप लेकर आएंगे उसके असरात क्या हैं? खुदा के वास्ते इलेक्शन के कराने से ज्यादा इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके असरात का तजिया करना इस वक्त बहुत नागुज़ीर है। ये नागुज़ीर किसी फर्द के लिए नहीं है, ये नागुज़ीर इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए नागुज़ीर है कि उसके असरात क्या होंगे अगर इन हालात में जो नई हुकूमत आती है वो क्या डिलीवरी करेगी, और वो किस तरह इस कौम को इस बहरान से जो है वो निकाल पाएगी। आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए और खतरनाक होते जा रहे हैं। उसको भी क्या बोलेंगे, फिल्म का नया सीजन आ गया है, यहाँ लोगों के पेट में खाने को नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक पॉलिटिकल मामला, देखिए आमिर साहब जो आज दलाइल हमने देखे, आमिर इलियास राणा साहब जी, आमिर इलियास राणा साहब देखिए जो आज दलाइल हुए, अगर आपको खबर ही 10:30 बजे की दे रहा था कि वो जो निशान की परेशानी थी खत्म कर लें। 9:30 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, तो 10:30 तक इलेक्शन कमीशन ने निशान की इजाजत दे दी है कि अगर फैसला हक में आता है तो जमा कराएं पहले। कोई ये भी नहीं कहेगा कि टाइम बंद हो गया था। ये पहले भी इसी तरह था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, इसलिए मैं कह रहा था फिक्र ना करें, ये काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 5 से 7 और 7 से जो है वो अब फिर 10:30 हो गया। ये मुझे सुन रहे हैं क्योंकि फैसला 9:30 बजे का आया ना, मोहम्मद इलियास तो इसलिए 10:30 बजे तक का टाइम दे दिया। ठीक है, मोहम्मद इलियास 10:30 बजे फैसला आया, फिर क्या होगा? ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने 10:30 बजे फैसला आया जो इंतखाबी निशान के लिए जो वक्त है वो 10:30 तक बढ़ा दिया है। ये वक्त पहले जो है वो 5 बजे तक का था, उसके बाद फिर 7 बजे का वक्त किया गया, क्योंकि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले की समाअत चल रही है। और अभी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मुमकिना तौर पर 9:30 बजे सुनाया जाना है, तो इलेक्शन कमीशन ने अब 10:30 बजे तक का वक्त उम्मीदवारों के लिए रख दिया है कि वो इंतखाबी निशान के लिए और टिकट जो है वो जमा करवा सकते हैं। फिर इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे, बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए चले जाते हैं, तो यह आखिरी मौका होगा। इलियास, अब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा इलियास, ऑन ग्राउंड जो मैं आपसे पूछ रहा था, जो मैंने फैसल से भी सवाल किया, उम्मीदवारों पे इस सारे मामले का क्या असर आपके ख्याल में पड़ा है? उम्मीदवारों पर तो ये देख लें, उन पर जो असर जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उनके पास निशान नहीं है, निशान नहीं, उनको तो सबसे बड़ी परेशानी है वो किस तरह लड़ेंगे, किस तरह जाएंगे, आज़ाद लड़ेंगे, किस तरह पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, उनके पास इंतखाबी निशानी, अपने वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। सबसे बड़ी तो उनका इंतखाब ही उधर ख़त्म हो जाता है कि वो अपने वोटर्स के पास नहीं जा सकेंगे, वोटर उनको किस तरह लेके आ सकेंगे, एक दबाव में रहेंगे वो कि जी हम तो इलेक्शन बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, हम जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को नहीं 100, 200, 300, 400 बंदों को बता देगा, बाकी वोटर्स को तो नहीं बताएगा। एक हल्का है उसमें लाखों वोटर हैं, तो उसमें उनके पास वोटर किस तरह आएंगे इस तरह, अब उन वोटर्स को किस तरह पता चलेगा कि उनका नुमाइंदा किधर खड़ा है। तो ये इसमें तो बाज़ दफ़ा इंतखाबी निशान में जो मिलते जुलते हों तो लोग इतने नहीं होते एजुकेटेड, वो गलत निशान डाल देते हैं, मोहर लगा देते हैं। तो अब वो सिलसिला तो सारा ये तो खैर बहुत दफा हो चुका है। और मैं तो क्योंकि खुद देखे कुछ लोग तीर और पेंसिल के निशान को जो है वो मिक्स कर जाते हैं। इसी तरह मुझे याद पड़ता है कि वो इंतखाबात के अंदर शेर के मुकाबले में जो गाय का निशान है वो भी ले लेते हैं, वो भी मिलता जुलता है।
तो उसमें वो तानु शेर थे गांच फर्क नहीं बल्लेबाज का लगता निशान यार। भी खैर अब मिलता जुलता है, लेकिन अब उनकी तो आप अपनी पार्टी। अपनी अच्छा ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस इस पर और बात करते हैं। वेलकम बैक। फैसला महफूज है, इंतजार हो रहा है। अयाज खान साहब, फैसला तो जो भी आता है, लेकिन दो मुमकिनात हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए, दूसरा ये कि पीटीआई का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए। आपके ख्याल में ये जो दो सिनेरियोज हैं, इलेक्शन कमीशन पर, पीटीआई पर क्या असर पड़ेगा? और तीसरा ये कि दोनों का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए, ये भी तो ये possible कैसे हो सकता है? आधा अच्छा, वैसे आधा तस्लीम कर लिया जाए ना, जैसे आमिर आपको बता रहे थे कि इलेक्शन उनके ठीक नहीं है। वैसे साबिक चीफ जस्टिस जो अता बंदयाल हैं, उनके हमने कुछ फैसले ऐसे देखे हैं जहां पर वो अदालत के अंदर जो है वो मिलवा देते थे, हैंडशेक करा देते थे। हाँ लेकिन अभी वो माहौल नहीं लग रहा। हाँ, देखते हैं क्या क्लियर कट फैसला आता है। अभी आप इलियास साहब से पूछ रहे थे कि इनके कैंडिडेट्स का क्या हालत है। वो बेचारों की तो दाढ़ें लगी हुई है यार। वो तो कभी एक टिकट, कभी दूसरा टिकट, उसके बाद फिर वहां पहुंचना, जाके जमा कराना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये इतना इजी नहीं है। वो पहले तो चले, एक तो ठंड का रौला ना कि सर्दी बहुत हो गई है, उसमें लोगों के लिए बड़ा मसला है। यहाँ और भी बड़े मसाइल हैं। वो जब अभी किसी ने शेयर किया, बिहाड़ी से पूरा पैनल ही गायब कर दिया गया पीटीआई का, क्योंकि धुंध भी बढ़ती जा रही है। और इलियास साहब सर्दी के साथ धुंध भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो मोटरवेज बंद हो रही है हमारे इलेक्शनों में। ये इस दफा भी इलेक्शन धुंध में हो रहे हैं, लेकिन पहले भी, इससे पहले भी धुंध का चर्चा रहा है। डस्के वाला इलेक्शन आपको याद होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तो खैर वो भी कमाल था, लेकिन ये भी कमाल है। और उसके बाद मामला तो ठीक जा रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। कि वो जितना ज्यादा इसमें माहौल बनेगा, रंग डलेगा, जितना ज्यादा एक्शन होगा, उतना ज्यादा वो फिल्म महंगी 1000 करोड़ तक तो आराम से कमा लेगी ये फिल्म। मुझे लग रहा है शायद 2000 करोड़ भी कमा ले। अच्छा। इतना एक्शन तो बहुत कम फिल्मों में होता है ना, जितना इसमें डाला गया है। ठीक। आमिर इलियास राना साहब, ये क्या आज का जो फैसला है, अगर ये उनके हक में नहीं आता, पीटीआई के हक में, तो क्या गेम ओवर है फॉर पीटीआई, या फिर आप लगता है बल्ला हो या बल्लेबाज हो, वो मैदान में होंगे? आपको मैंने वो बल्लेबाज का टिकट भेजा है ना, वो ठगी जो बता रहे थे वो अभी, कि मेरे तो टिकट पे भी बल्लेबाज बना हुआ तो निशान। इनकार आ भी गया और नोट भी हो गया। उनका इनकार आ गया और उनका नोट भी हो गया। ये मुआहदा कैसा है जिसमें पीटीआई की तरफ से किसी के साइन ही नहीं है। वो जो बंदा कहता है सारे चोर इकट्ठे हो गए, वो इनको मुआहदा खाली साइन करके दे देता है। कमाल मुआहदा है ना, जिसमें पीटीआई के किसी शख्स का, किसी गवाह का साइन नहीं है। मतलब आप अंदाजा कर लें कि क्या प्लान बी और सी है। बहरहाल पीटीआई का वोट मौजूद है, उनके लोग इंटैक्ट हैं। असल मसला जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो खान की टीम थी ना, जो कहता है कि मैं कप्तान बहुत बड़ा था, ये बढ़ गई है। वो इनके अपने वकील का लफ्ज है ना कि सब कुछ खराब कर दिया है। ये इतने बोधे सियासतदान साबित हुए हैं। और भाई आज का दिन सेंस पता क्यों कह रहा हूं, आज से 5-5.5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहे थे, जिस दिन आखिरी दिन सिंबल जमा होने थे, आपको पता है 50 से ज्यादा टिकट गायब हो गए थे नून लीग के, आजाद करा दिया था। तो ये बस, ये आप उनको इनके साथ मिला के देखें, कोई नया काम नहीं हो रहा, एक ही काम है भाई। बताएं ना साथ कि ये काम पहले भी हो रहा था, पहले आप करा रहे थे, आज आपके साथ दूसरे हो रहे हैं। आप खुल के बोलते थे कि जी जब तक ये काम नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगा, टिकट नहीं दूंगा, फलाना नहीं करूंगा। आखिरी वक्त तक टिकट अनाउंस हो रही थी। तो ये होता है, होता आएगा जब तक सियासतदान इस मकाफात अमल के बाद बैठेंगे नहीं। जैसे कुछ ने, दो पार्टियों ने मिसाके जमहूरियत किया और फिर नैब के कानून को बदला, मार खा खा के कि भाई इससे हमें ही पिटाई होती है, और उसको वापस बहाल कराने के लिए कौन गया? खान साहब गए। लेकिन उसमें दो शिकें नहीं छेड़ी, एक जमानत की वो बरकरार है जिसका फायदा भी लिया हुआ है, और दूसरा 90 दिन का फाइनल कमेंट जरा फैसल। और ठीक है, मैं जरा मोहम्मद इलियास साहब से और फैसल साहब से भी कमेंट ले लूं। फैसल साहब, कुछ आखिर में आप कहना चाहते हो? इसमें तो ठीक है, तो बात रह गई हो का कल्चर ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कल्चर ये है, पाकिस्तान में इलेक्शन इसी तरह होते हैं। ये इस हद तक तो आमिर साहब की बात ठीक है, लेकिन इस दफा जो हम तब्दीली देख रहे हैं ना, वो बड़ी हैरत अंगेज है। हमें तो माजी में ना इस सतह की मुजाहिमत नहीं मिली है आम आदमी की तरफ से। अब इसको ये भी हो सकता है उस जमाने में डिजिटल मीडिया इस हद तक जो है वो फाल नहीं था, लेकिन पहली दफा हमें बहुत सख्त मज़ामत नजर आ रही है। ये भी एक बड़ा एक नई बात है। राइट, सही है। बस 30 सेकंड है। मोहम्मद इलियास, क्या बहुत गैर मामूली हो रहा है जो हो रहा है? देख लें, पहले कभी ऐसे इलेक्शनों में नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त बहुत गैर मामूली हो रहा है।
क्योंकि जो 2018 में था कि मुस्लिम लीग नून की जानब से इतनी मजम्मत नहीं की गई थी जितनी अब की जा रही है, मजम्मत बढ़ती जा रही है और वो हर तरफ काउंटर कर रहे हैं। देखें अब तो सारी चीज़ फैसले का इंतज़ार है, तकरीबन को आधा घंटा बचा है, फैसला जो भी आता है तस्लीम करना पड़ेगा और शायद यही आखिरी ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास भी और पीटीआई के पास भी। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राणा साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।